हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही और आज हम 21 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स को यूज़ करके हम हमारी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक है, उस चैनल पर जाके आप इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। स्टालिन urges CMs to oppose the draft UGC regulations। तो ये जो पर्टिकुलर एक न्यूज़ है, इस पे द हिंदू में 3 जगह डिफरेंट एडिटोरियल्स और न्यूज़ आई है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको क्लब करी है। एक यहाँ पे ये न्यूज़ आई है, उसके बाद यहाँ पर एक एडिटोरियल भी आया है। तो इनको मैंने यहाँ पे क्लब कर दिया है ताकि चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाए। वैसे इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स और न्यूज़ में जो रूल्स हैं वो डिटेल में मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रूल्स मेंशन कर दिए। तो ये आपका ना एक कंप्लीटली तैयार हो जाएगा ये पूरा टॉपिक मेंस प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, रिसेंटली यूजीसी जो है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उसने एक तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन रूल्स को लाया था और लाया है बेसिकली कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो पहले समझते हैं कि ओवरऑल रूल्स क्या है, उसके बाद चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कंट्रोवर्सी क्या हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है दैट कैंडिडेट्स कैन क्वालिफाई फॉर फैकल्टी पोजीशंस थ्रू एनईटी एंड सेटीटी सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस। यूजुअली क्या होता था कि फैकल्टी पोजीशन पे जाने के लिए या किसी को प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है एक यूनिवर्सिटी में, तो उनको एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे एंड वो उसी फील्ड में टीचर बन पाते थे जिनकी डिग्री उनके पास थी। अब ये रूल ये बताता है कि अब फ़र्क नहीं पड़ता कि डिग्री कौन सी है, जो इंसान इन एग्ज़ाम को पास कर लेगा वो अपनी चॉइस का सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। और ऊपर से ये भी है कि जिस इंसान ने मान लेते हैं पीएचडी कर रखी है, तो पीएचडी में जो उनका स्पेशलाइजेशन था उस पे फोकस किया जाएगा उस सब्जेक्ट पे, ना कि उस पे जिन पे उनका बैचलर्स या फिर मास्टर्स रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्रीडम दे दी गई है लोगों को अपना सब्जेक्ट चूज करने के लिए जो वो पढ़ाएंगे जब वो फैकल्टी पोजीशन में पहुंच जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में। पहली चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है। सेकंड, अपॉइंटमेंट टू वाइस चांसलर्स। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है क्योंकि यूजुअली क्या होता था। देखो, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो या उनके जो चांसलर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, जो चांसलर है वो सॉरी नॉट प्रेसिडेंट, वो गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। तो उस स्टेट के जो गवर्नर है वो ऑटोमेटिकली चांसलर बन जाते हैं स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके जो चांसलर होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हमेशा प्रेसिडेंट होते हैं और कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर तो ऑटोमेटिकली उस स्टेट के गवर्नर हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर स्टेट की जो गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, उसके अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी आ रही है। अब स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि स्टेट के गवर्नर बन जाएंगे। तो स्टेट की खुद की जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो मतलब अपनी ही यूनिवर्सिटी का कोई लीडर चूज ही नहीं करा। इसलिए जो वाइस चेयरमैन थे या फिर वाइस चेयरपर्सन होते हैं या फिर वाइस चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के, वो यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट ही पिक करती थी। ठीक है, वो यूजुअली कौन पिक करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। यूजीसी के जो नए रूल्स हैं उसमें जो वाइस चांसलर हैं, अब जो इनको स्टेट गवर्नमेंट्स पिक करा करती थी, इस प्रोसीजर को बदल दिया है। अब क्या है, एक 3 मेंबर की सर्च कमेटी बनेगी जो कि ढूंढेगी वाइस चांसलर को। फाइन, तो ये 3 मेंबर की जो सर्च कमेटी बनेगी, ये नए वाइस चांसलर को बहुत सारी लिस्ट को देखेगी और उसमें जो इनको लगते हैं बेस्ट वाइस चांसलर उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, उनको वो सेलेक्ट कर देंगी। तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा सा रोल था कि वो खुद की ही स्टेट यूनिवर्सिटी में, खैर चांसलर तो पिक नहीं कर पाते क्योंकि गवर्नर ऑटोमेटिकली चांसलर बन जाते हैं, तो कम से कम वो वाइस चांसलर तो पिक कर सकते थे। वो अपॉर्चुनिटी या वो फ्रीडम भी या वो ऑटोनॉमी भी उनसे ले ली गई है। ये यहाँ पर प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ वाई ये न्यूज़ आई है कि तमिलनाडु के गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को एक बेसिकली एक पर्टिकुलर लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने डिमांड करा है कि इस प्रोविजन को यहाँ से हटाया जाए। फाइन, सो स्टेट गवर्नमेंट्स यूजुअली वाइस चांसलर्स को पिक करती थी, इतना आपको पता होना चाहिए। द रेगुलेशन ऑल्सो ओपन्स द वीसी स्पॉट टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडस्ट्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है
एंड इसमें ये है कि जो वाइस चांसलर पोस्ट है, अब देखो, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेलेक्ट नहीं कर रही। यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी बनेगी जो कि ढूंढेगी कि कौन वाइस चांसलर बनने के लायक है। तो उसके लिए जो 3 मेंबर कमेटी है, वो पहले तो या फिर जब भी वाइस चांसलर को अपॉइंट किया जाता था तो यूजुअली वो अकेडमिया से ही बिलोंग करते थे। मतलब कोई इंसान है जो कि बहुत टाइम से टीचिंग कर रहा है या प्रोफेसर है, तो उसके चांसेस होते थे कि वो वाइस चांसलर बन जाए। अब इनमें नया क्राइटेरिया डाल दिया है कि इंडस्ट्री, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, इनमें भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वाइस चांसलर बनने की। मतलब फ्यूचर में जो अब यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, वो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले प्रोफेसर रहे हो। वो हो सकता है किसी पीएसयू में, गवर्नमेंट की किसी कंपनी में बहुत ही बड़े लेवल के वर्कर हो। तो ये यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें अलाउ कर दी गई है। ठीक है। जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है उन्होंने रिमूव कर दिया है कैप ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टीचर अपॉइंटमेंट। ये क्या था? देखो, 2018 के रेगुलेशन के अंदर ये था कि ज़्यादातर जो 90% टीचर हैं, कम से कम वो परमानेंट टीचर होने चाहिए। ठीक है। और सिर्फ 10% जो टीचर होंगे वो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टेम्परेरीली अपॉइंट कर सकते हो। अभी जो 10% की लिमिट थी, इसको हटा दिया गया है। ठीक है। एंड जो अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते थे, इनको भी यहाँ पे इनकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा कम हो गई। मतलब क्या होता था कि यूजुअली जो प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में, उनका जो प्रमोशन हो रहा है या उनको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डाला जा रहा है, वो किस बेसिस पे होता था? वो उस बेसिस पे होता था कि ये जो प्रोफेसर्स हैं, ये कितनी रिसर्च कर रहे हैं और इन्होंने कितनी रिसर्च पेपर लिखे हैं। ये इकलौता क्राइटेरिया नहीं था, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। ठीक है। अब ये जो कि जितने भी वो रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, रिसर्च करने के बाद उसी से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनते थे। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर को हटाने के बाद इन प्रोफेसर्स ने जितनी रिसर्च करी है, जितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे हैं, उसका रेलेवेंस बहुत कम हो जाएगा फ्यूचर प्रमोशंस के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इन रूल्स के अंदर लिखा क्या है। और मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ कॉन्ट्रोवर्शियल पोटेंशियल इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक और एडिटोरियल आया है जहाँ पे ये लिखा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उनको राइज करता है। अब क्योंकि आप रूल्स पढ़ चुके हो तो आपके लिए बहुत इजी है समझना कि टेक्निकली जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ये क्लेम करेंगी कि इन पर्टिकुलर रूल्स से जो फेडरलिज्म है उसका वायलेशन हो रहा है। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म बेसिकली ये होता है कि जो सेंटर है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट्स है बहुत सारी, ये दोनों आपस में रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर को बांट के रखती है। लेकिन यहाँ पे सेंटर के पास पावर थी, इस केस में मान लेते हैं क्योंकि गवर्नर जो है स्टेट का वो सेंटर अपॉइंट करता है। तो सेंटर ने अगर गवर्नर को अपॉइंट कर दिया तो टेक्निकली देखा जाए तो सेंटर के पास पावर है स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर को चूज करने की, और स्टेट के पास खुद के पास पावर थी कि वाइस चांसलर को वो चूज कर ले। तो ये जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की थी, इन नए रूल्स के कारण अब स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं रही। तो बहुत सारे स्टेट्स क्लेम कर रहे हैं कि जो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसका यहाँ पे वायलेशन होता हुआ दिख रहा है। फाइन, तो ये बेसिक आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 2010 के जो रूल्स थे उनको फिर से अमेंड करा गया। एक्चुअली ये रूल्स बहुत बार बन चुके हैं, बार बार अमेंड होते रहते हैं, फिर से उनको अमेंड करा गया है। ठीक है। एंड पहले क्या होता था, जो वाइस चांसलर थे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या मेंशन था कि जो वाइस चांसलर हैं वो पहले सिर्फ अकेडमिशियन ही थे या फिर अकेडमिया से ही लिंक्ड थे, जिनका कम से कम 10 ईयर्स का प्रोफेसर का एक्सपीरियंस था। अब ये मैंडेटरी नहीं है। कोई इंसान किसी गवर्नमेंट की कंपनी में काम कर रहा है बहुत टाइम से, तो उसको भी वाइस चांसलर बना दिया जा सकता है। कोई आईएएस ऑफिसर है जो रिटायर्ड होने वाले हैं, उनको भी वाइस चांसलर बना दिया जा सकता है, चाहे उन्होंने कभी लाइफ में टीच नहीं करा हो कुछ। फाइन। तो यूजीसी कमीशन एक्ट 1956 में आया था पहली बार, और उसका एम यही था कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टैंडर्ड्स को सेट कर देना ऑल ओवर द कंट्री। उसी का यूज़ करके यहाँ पे यूजीसी जो बॉडी एग्जिस्ट करती है, उसने इस पर्टिकुलर रेगुलेशन को निकाला है। क्योंकि क्या होता है कि एक्ट किसने पास करा? एक्ट पास करा लेजिस्लेचर ने, मतलब पार्लियामेंट ने। लेकिन एक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करता है? एक्ट को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव, मतलब जो कि मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। ये सारी चीज़ें और इन बेसिक चीज़ों में डिफरेंस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सेंटर लिफ्ट्स बैन गिव नॉट फॉर शुगर एक्सपोर्ट। अब इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रीलिम्स में इकोनॉमी के बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
तो बेसिकली ये न्यूज़ इन इटसेल्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जिस टाइप की न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आप ये कॉमन सेंस लगाओ और ये चीज़ें बहुत सारी सिंपल हो जाएगी आपके लिए। इंडिया के अंदर मान लेते हैं जो शुगर केन है या शुगर जो है, बाज़ार में उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ही ज़्यादा हो गई। मतलब शुगर की प्राइस का इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया। अब शुगर की प्राइस बढ़ने के 2 कारण हो सकते हैं। या तो शुगर की डिमांड एकदम से बढ़ गई हो या फिर शुगर की मार्केट में सप्लाई कम हो गई, ठीक है? इसी कारण तो शुगर की प्राइस बढ़ेगी। अब आप देखो कि ऐसा तो होगा नहीं ना कि एकदम से शुगर की डिमांड बढ़ गई। लेकिन ये हो सकता है कि शुगर की सप्लाई कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो शुगर केन उगाते हैं। मान लेते हैं कि उस टाइम मॉनसून ढंग से नहीं आया या कुछ भी हुआ जिससे शुगर केन की खेती अच्छे से नहीं हो पाई, तो मार्केट में शुगर केन की कमी हो गई। सिंपल, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सो द थिंग इज़ कि शुगर की कमी के कारण इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन शुगर की कॉस्ट में बढ़ गया काफ़ी, ठीक है? उसकी ही दौरान क्या होता था? उसी दौरान ये होता था कि कुछ शुगर इंडिया बाहर एक्सपोर्ट भी करता था, ठीक है? तो मतलब उस टाइम इंडिया के अंदर शुगर की तो कमी थी, साथ में जो शुगर हमारे पास थी भी, उसका भी कुछ हिस्सा हम बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे। तो मतलब इंडिया में शुगर की कमी और बढ़ गई, मतलब शुगर और भी ज़्यादा कम हो गया। तो गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या करा था कि शुगर का जो एक्सपोर्ट है उस पे बैन लगा दिया कि भई एक्सपोर्ट नहीं करेंगे शुगर को, ताकि इंडिया के अंदर शुगर रह जाए और जो सप्लाई कम होने के कारण प्राइस बढ़ रही है, वो सप्लाई अगर मैनेज हो जाएगी तो प्राइस भी सेटल हो जाएगी। ये गवर्नमेंट का एम था। फाइन। अब क्या हुआ है, शुगर की प्राइस थोड़ी सी स्टेबलाइज हो चुकी है, तो वापस इसका जो एक्सपोर्ट है उसको अलाउ कर दिया गया है। ये बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। इसी टाइप से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, तो इनमें से कौन सी चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी? ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक ऑप्शन में लिखा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट को बैन कर देगी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि इंडिया में काफ़ी सारा वो प्रोडक्ट आ जाए जिसकी प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस अपने आप ही सेटल हो जाएगी या थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है? तो क्या करेगी गवर्नमेंट? एक्सपोर्ट बैन कर देगी, ठीक है? ये तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको समझना ज़रूरी था। लेकिन अब मेंस के पर्सपेक्टिव से ना इसका ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट है पूरा। आप देखो, एक जो फार्मर है वो पूरे साल में पैसा कब कमाता है? वो पूरे साल में 8 से 9 महीने तो बहुत ही बेसिक पैसा कमा रहा होता है, बहुत ही बेसिक, ठीक है? 2-3 महीने ऐसे आते हैं जब मार्केट में जो फार्मर क्रॉप उगा रहा है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अनियन की प्राइस या प्याज़ की प्राइस बढ़ जाती है, टमाटर, आलू की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत ही कम ऐसे महीने होते हैं जहाँ पे फार्मर एक्चुअली पैसे कमा सकता है, लेकिन उस टाइम जो है गवर्नमेंट इंटरफेयर कर जाती है। गवर्नमेंट अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो क्या करेगी? एक्सपोर्ट बैन कर देगी। ऐसा क्यों है ये मैंने अभी आपको समझाया। उससे क्या होगा, जो फार्मर है उसके पास 2 महीने थे कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने की, वो भी उसको नहीं मिलते। तो इवन दो गवर्नमेंट कंज्यूमर को हैप्पी करने के लिए एक्सपोर्ट बैन कर देती है, लेकिन उसका भी नुकसान फार्मर को ही होता है, क्योंकि उसके पास जो सीज़नल उसकी सैलरी बढ़ती वो नहीं हो पाती। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी पता होनी चाहिए। सिंपल इतना ही आपको ध्यान रखना है। खैर, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने इसको करा था एंड फाइनली जो एक्सपोर्ट बैन है उसको ख़त्म कर दिया है। इससे क्या होगा, शुगर मिल्स में लिक्विडिटी बढ़ेगी और शुगर अवेलेबिलिटी भी कंट्री के अंदर बढ़ेगी। क्योंकि शुगर मिल्स क्या करती है, वो शुगर केन खरीदती है फार्मर से। तो फार्मर ने शुगर केन उगाया, बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री है, शुगर मिल है, जो कि शुगर केन खरीदेगी और फार्मर को पैसे देगी, ठीक है? अब शुगर केन की जो इंडस्ट्री है उसने फार्मर को पैसे देके बहुत सारी शुगर बना ली। फाइन, ऐसा हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने शुगर पे बैन लगा दिया कि आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ये जो मिल्स है ना, ये जो एक्सपोर्ट करके पैसा कमाती थी, ये मिल्स भी वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमा पा रही थी। तो अगर मिल्स ने एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाया तो वो दोबारा फार्मर को पैसे देके उनसे शुगर केन कैसे खरीदेगी जब मिल्स के खुद के पास पैसे कम है? तो जब आप एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा है उसको हटाते हो और एक्सपोर्ट्स को वापस चालू करते हो, तो शुगर मिल्स अपना शुगर एक्सपोर्ट कर पाएगी। उसके बदले उनके पास पैसे आएंगे, जिससे वो फार्मर्स को पैसे देंगी और फिर से उनसे शुगर केन खरीद पाएगी। तो जो लिक्विडिटी है शुगर मिल्स के पास वो भी बढ़ जाएगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंस से, ठीक है? तो मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि इससे मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है हमारे इकोनॉमिक्स के हम उनको पढ़ लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। विच पैनल इज बेटर फॉर मुल्ला पेरियार? SC asks states.
काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। एक बार इसकी लोकेशन देखते हैं, फिर ये जो पूरी न्यूज़ है बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगी। एक्चुअली अगर आप इंडिया के सदर्न पेनिनसुला में जाओ, तो ज़्यादातर जो रिवर्स है ना, आपको पता है कि ज़्यादातर रिवर्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है ईस्ट। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो मेजर रिवर्स है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ही होती है। तो यहाँ पे एक रिवर जाती है जिसका नाम है पेरियार रिवर। ठीक है, रिवर का नाम है पेरियार रिवर। वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, वो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वो कहाँ ड्रेन होती है? वो अरेबियन सी में ड्रेन होती है। ठीक है, पहली बात तो ये। देन ये जो रिवर है ये चालू होती है तमिलनाडु से। तो यहाँ पे जो मैप है ना कुछ ऐसा है, केरला और तमिलनाडु का। तो ये जो रिवर है यहाँ पे चालू होती है तमिलनाडु में, उसके बाद ये केरला में एंटर करती है और ऑब्वियसली केरला से अरेबियन सी में वो ड्रेन कर जाती है। तो ये जो रिवर है इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, लेकिन वो डैम है केरला के अंदर। ठीक है, वो डैम का है केरला के अंदर, जिसका नाम है मुलापेरियार डैम। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ना एक चालू हो गया है। एक और चीज़ आपको पता है कि जब भी कोई रिवर फ्लो कर रही है नॉर्मली, उसके ऊपर आपने एक डैम बना दिया, तो रिवर का जो पानी है वो उतनी स्पीड से आगे नहीं जा पाता। ठीक है, और रिवर यहाँ से तो पानी आ ही रहा है, लेकिन वो इससे आगे नहीं जा पाएगा, तो ये पानी जाएगा कहाँ? ये आसपास यहीं इकट्ठा हो जाएगा। तो डैम के पीछे ये जो पानी इकट्ठा हो जाता है इसको रिजर्वॉयर बोलते हैं, डैम का रिजर्वॉयर। ठीक है, और जो डैम का स्ट्रक्चर है ना कंक्रीट का, ये इस रिजर्वॉयर के पानी का जो बहुत बड़ा वेट है, बहुत बड़ा जो इसका भार है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सिंपल। प्रॉब्लम ये है कि ये जो डैम बना है मुल्ला पेरियार डैम, ये बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, बहुत पुराना हो चुका है, एंड इसकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो डैम है ना, ये है तो केरला में, और इसका जो रिजर्वॉयर है वो भी मेजॉरिटी केरला के अंदर ही है। ठीक है, और मान लेते हैं ये डैम अगर टूटेगा, और क्योंकि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, डैम टूटा तो ये जो पूरा रिजर्वॉयर का पानी है ये यहाँ पे जो आसपास रिवर के आसपास लोग रहते हैं उनके घरों में फ्लड या फिर बाढ़ ले आएगा। लेकिन ये जो डैम है इसको कंट्रोल केरला नहीं करता, ये इस डैम के ऑपरेशंस तमिलनाडु के पास है। अब आपको और चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और ये कंट्रोवर्सी क्या हो रही है। तो केरला क्या बोलता है? केरला बोलता है कि देखो ये जो डैम है बहुत पुराना है, तो क्यों ना इस डैम को डीकंस्ट्रक्ट करें और फिर यहाँ पे एक नया डैम बनाया जाए। ठीक है, तमिलनाडु ये चीज़ नहीं करना चाहता क्योंकि तमिलनाडु के ऑपरेशन में है ये चीज़। तो तमिलनाडु इतना बड़ा खर्चा नहीं करना चाहेगा या इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं करना चाहेगा कि वो डैम को हटाए और फिर नया डैम बनाए। केरला के कंट्रोल में है ही नहीं डैम, तो केरला ये चाहता है कि ये जो डैम है बहुत ज़्यादा पुराना है, कभी भी टूट सकता है, तो प्लीज़ इसको आप हटा के दोबारा बनाओ। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट में एक पॉइंट ऑफ इशू है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरियार रिवर है जो कि केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है। ये जो रिवर है ये शिवगिरी हिल से निकलती है, वेस्टर्न घाट से। एक्चुअली ये जो रिवर है ये अकेले रिवर नहीं आती, पेरियार रिवर में और भी रिवर मिलती है, जैसे मुल्लायार रिवर भी पेरियार रिवर में मिल जाती है, जिसके कारण ही इस डैम का नाम जो है वो मुल्ला पेरियार डैम है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के पास है राइट्स टू लैंड एंड द वाटर फ्रॉम द डैम एज वेल एज द अथॉरिटी टू डेवलप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो जो पूरा ऑपरेशन है इस डैम का वो तमिलनाडु के पास है, जबकि ये डैम केरला की ज़मीन के अंदर आता है। ठीक है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। जब तमिलनाडु एज अ स्टेट नहीं था तब मद्रास प्रोविंस थी, जब ब्रिटिश राज था उसी टाइम पर जो मद्रास प्रोविंस है उसको इस डैम का ओवरऑल कंट्रोल दिया गया था। ठीक है, तो अब क्या है, तमिलनाडु एंड केरला के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट है। केरला बोल रहा है कि डैम को हटाओ और नया बनाओ यहाँ पे, जो कि 129 ईयर्स पुराना है। तमिलनाडु ऐसा नहीं चाहता। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केरला से पूछा कि देखो आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाई है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बनाई थी, या तो आप उसके पास जाके अपना इशू डिस्कस करो, या फिर 2021 में एक डैम सेफ्टी एक्ट आया था। ठीक है, उसके अंदर एक कमेटी बननी थी जिसका नाम है नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। या तो आप नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी के पास जाके डिस्कशन करो, या फिर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हमने ही जो सुपरवाइजरी कमेटी बनाई है आप उसके अंदर जाके डिस्कशन करो, लेकिन आपको एक ऑप्शन पिक करके इस डिस्कशन को करना होगा। बस यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने दोनों स्टेट से पूछी है। फाइन, इतनी सी न्यूज़ है, लेकिन इस न्यूज़ से बहुत सारी जो हिस्ट्री है
वो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है, सिंपल। तो ये जो डैम सेफ्टी एक्ट है, ये आया क्यों था? इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि इंडिया में ज़्यादातर और बहुत सारे जो डैम हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं और वो कभी भी टूट सकते हैं, ठीक है? और उनसे बहुत ज़्यादा बाढ़, डिफरेंट टाइप्स के हज़ार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, ये सब आ सकते हैं। इसलिए ये डैम सेफ्टी एक्ट आया था ताकि इन डैम्स को प्रॉपर्ली मैनेज करा जा सके। फाइन? तो ये आपको ये भी समझ में आया। अब ये जो कमिटी है वुड बी चेयर्ड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन चेयरपर्सन। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसके चेयरपर्सन इस कमेटी को हेड करेंगे और डेफिनेटली डिफरेंट स्टेट्स के और सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस कमेटी के अंदर होंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि ये एक बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव एक कमेटी बन जाएगी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है? कमेटी का क्रूशल फंक्शन क्या होगा? मतलब ये जो कमेटी है ये कौन सी है? नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, सेंट्रल वाटर कमीशन के इसके चेयरपर्सन है। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद डेफिनेटली ये जो कमेटी है इसका एम ये है कि कैसे जो हमारे इंडिया में डैम्स बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं उनको कैसे मैनेज करा जाए कि डिज़ास्टर्स को ख़त्म करा जाए और पोटेंशियल जो डिज़ास्टर्स हो सकती है उनको प्रिवेंट करा जाए, ठीक है? ये बेसिक चीज़ें हैं और यही डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। आई होप ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ में आई हो। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। प्रायोरिटाइजिंग IMEC इज़ इन अमेरिकाज बेस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एक पर्टिकुलर कॉरिडोर है जो इंडिया बनाना चाहता है। वो यूएस के इंटरेस्ट में भी है जितना ही वो इंडिया के इंटरेस्ट में भी है। अब ये चीज़ पढ़ने से पहले एक बार IMEC देख लेते हैं कि वो है क्या। देखो सिंपल सी चीज़ है, मुंबई और गुजरात में जो मुंड्रा है, यहाँ से एक सी रूट बनाया जाएगा। बनाया क्या जाएगा? यहाँ से सी रूट तो ऑलरेडी है, बट उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से बहुत बड़ी शिप्स जाएगी और वो जाएगी यूएई में, ठीक है? यूएई में एक जगह है जिसका नाम है जबल अली। उसके बाद से लैंड रूट चालू हो जाएगा। लैंड रूट में दोनों है, रेल रूट भी है और रोड रूट भी है, जिसमें से ज़्यादातर जो हिस्सा है वो रेल रूट का ही है। तो यहाँ से तो सी रूट हुआ, फेरी शिप्स, कंटेनर शिप्स, ठीक है? वो यहाँ से मुंबई से जबल अली गई। उसके बाद यहाँ से रेल रूट चालू होता है। कहाँ से चालू हो रहा है? यूएई से। यूएई से फिर ये जा रहा है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में उनकी कैपिटल रियाद से होते हुए ये फिर एंटर करता है यहाँ पे जॉर्डन में। ये जो कंट्री है ना, ये जॉर्डन। तो एंटर करता है जॉर्डन में, फिर उसके बाद ये एंटर करता है इसराइल में। तो इसराइल में एंटर करने के बाद ये हाइफा से, इसराइल के अंदर जो सिटी है उसको लीव करता है और एंटर कर देता है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हुए ये ग्रीस में पिरायस तक पहुंच जाता है। तो ये एक पूरा रूट बन रहा है जिसका नाम दिया गया है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया है। मिडिल ईस्ट, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है ये मिडिल ईस्ट है। वेल टेक्निकली हमारे लिए तो हम इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं, बट मिडिल ईस्ट का इसका नाम पड़ा हुआ है। एंड यूरोप, क्योंकि ग्रीस तक ये पहुंच जाएगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर जब ये बनेगा ना, मतलब आप खुद सोचो कि क्या अभी आप ऐसे नहीं जा सकते? अभी भी जा सकते हो। यहाँ से जो कंटेनर शिप का सामान है वो इस पूरे रूट को फॉलो करते वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी करोड़ों परमिशंस लेनी पड़ेगी, ठीक है? और हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टोल्स भरने पड़ेंगे, मतलब बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज होंगे। जब ये कॉरिडोर बन जाता है तब बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। इससे क्या है, इंडिया और यूरोप का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा और डेफिनेटली दोनों ही रीजन्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। सिंपल। तो ये IMEC का प्लान है जो आपको पता होना चाहिए। 2023 में इसको अनाउंस करा गया था, ठीक है? तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया की जो रिलेशनशिप है धीरे धीरे काफ़ी इवॉल्व हो रही है। एंड ये आई थिंक मैंने पहले कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर के डिस्कशन में आपको ये बताया था कि जब 1970s और 1990s में इंडिया ने ना इन दोनों सालों में 2 न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, तब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इंडिया से दूर हो गया था काफ़ी, क्योंकि उनको लगा कि एक डेवलपिंग कंट्री के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई है। अब वो थोड़ा सा वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था। तो बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने इंडिया से रिलेशंस अपने थोड़े से ख़राब कर लिए, क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ चुकी थी। बट क्या होता है कि जो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने वापस रिलेशनशिप रिवाइव करी 1990s में। एंड उसका ये फ़ायदा होता है कि 2008 आते आते इंडिया और यूएस एक न्यूक्लियर सिविल डील साइन भी कर लेते हैं, ठीक है? सो द थिंग इज़ कि तब से ये चीज़ें इंडिया और यूएस की जो आज की रिलेशनशिप है उसकी जो फाउंडेशन है वो वहाँ से ही स्टार्ट होती है। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है जिसको IMEC भी बोला जाता है,
एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है इंडिया और यूरोप के लिए एक नया ट्रेड रूट बनाने के लिए। यूएस इस ट्रेड रूट को यूज़ करके इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। ठीक है? और क्यों ये ज़रूरी है? और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? जब मैंने यहाँ पे आईएमईसी बताया आपको, ये पूरा मैंने ट्रेड रूट समझा दिया, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ़ इंडिया ही काम कर रहा है इस चीज़ पे? नो, चाइना बहुत टाइम से इस पे काम कर रहा है और उसका जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है बीआरआई। उसके प्रोजेक्ट का नाम है बीआरआई, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोला गया है। ठीक है? स्पेशली यूएस के लिए और टू बी मोर स्पेसिफिक डोनाल्ड ट्रंप के लिए चाइना नंबर 1 एनिमी है उनका। ठीक है? सो द थिंग इज कि चाइना का एक ऑल्टरनेटिव मॉडल है जिसको बोला जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? सेम पर्पस है। लैंड रूट हो गया, सी रूट हो गया, ठीक है? जो लैंड रूट हो गया और जो सी रूट हो गया, इसके इसको यूज़ करते हुए चाइना शियाम जो उनकी सिटी है उसको यूरोप से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट करना चाहता है। फाइन। एंड ये जो रूट उन्होंने बनाए हैं, ये उन्होंने अपनी हिस्टोरिकल रूट को रिवाइव करने की कोशिश करी है। पहले चाइना से बहुत ज़्यादा सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट होता था, तो यहाँ से ही ज़्यादा था। फिर ये पूरा सेंट्रल एशिया है, यहाँ से घूमते घूमते यूरोप में चाइना का सिल्क बिकता था। तो ये जो रूट हज़ारों सालों पहले यूज़ किया जाता था, उसी को रिवाइव करके यहाँ पे ज़मीन पे लैंड और रेलवे कनेक्टिविटी बनाई जा रही है और समुद्र में डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं और उनको कनेक्ट कर दिया गया है चाइना के खुद के पर्सनल इकोनॉमिक कॉरिडोर से। इसका ही पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी, जो कि इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है जो अभी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली, उससे होते हुए गुजरता है। फाइन। सो द थिंग इज कि और चाइना का जो बीआरआई है वो बन इस तरह से रहा है जिससे चाइनीज इकोनॉमी को फायदा हो। आईएमईसी जो बन रहा है, ये बन इस तरह से रहा है कि जितनी भी कंट्रीज इस कॉरिडोर में इन्वॉल्व है सबको फायदा होगा। लेकिन चाइना बीआरआई इस तरह से बना रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी को मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो ये थोड़ी प्रेडेटरी अप्रोच है चाइना की, ठीक है, जो कि आईएमईसी की नहीं है। और क्योंकि यूएस और चाइना काफ़ी दूर जा चुके हैं अब आइडियोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली और बहुत अच्छे से compete कर रहे हैं, यूएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो बीआरआई को काउंटर करे। और बीआरआई को अगर उसको काउंटर करना है तो आईएमईसी एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी और एक ऑप्शन निकल के आता है। सिंपल। सो बाय लीडिंग द एफर्ट टू सिक्योर कोऑपरेशन अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेशंस, यूएस कैन हेल्प क्रिएट अ रोबस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर इन दिस एस्पेक्ट। अगर यहाँ पे यूएस भी इन्वॉल्व होता है तो ये जो पूरा कॉरिडोर है, बाय द वे, इस पे जो काम है अभी बहुत ही स्लो चल रहा है। ये अभी भी फिलहाल जो है कंसेप्चुअल स्टेज में ही है एंड अभी तक ये एक्चुअली ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो यूएस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो चीज़ें और फास्ट होगी जिससे इंडिया को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है। और अगर आईएमईसी अच्छा परफॉर्म करता है तो यूएस को भी फायदा है क्योंकि इस पूरे रीजन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बन के आईएमईसी उभर सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत सारी चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जानने को भी मिली। चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूज़ की तरफ। 1 in 3 इंडियंस वांट्स टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल नेक्स्ट रिपोर्ट। तो ये जो पूरा डेटा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेनली मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत ही आसान होगा मेंस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे कोई भी क्वेश्चन पूछना यूपीएससी के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो मैं सरप्राइज नहीं हुआ अगर ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आ जाए, स्टेटमेंट बेस्ड, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। फाइन। सो हो क्या रहा है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है या पोटेंशियल है वो कितना है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास थोड़ी बहुत भी है तब आप काफ़ी अच्छे आंसर्स मेंस में लिख सकते हो। और इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछा गया तो आप काफ़ी थॉरली और मल्टी डिमेंशनल आंसर्स वहाँ पे पेश कर सकते हो। सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी जो आईएमएफ का लेटेस्ट डेटा आया है उसमें, इवन दो मैंने बहुत बार डिस्कस करा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है वो कम हो गया है। पहले वो 6.5 to 7 था और वो भी गवर्नमेंट बोल रही थी कि 7% के अराउंड ही रहेगा। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने खुद ने बोला है कि जो ग्रोथ रेट है वो शायद 6.4 ही रहे। इवन दो ये काफ़ी लो नंबर है, फिर भी ये वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। अगर आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर करो तो इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इवन दो हमारा खुद का ही नंबर काफ़ी कम है, फिर भी कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपने यूएस के अंदर पैसे लगाए तो एक साल बाद वो 102 रुपए बन जाएंगे।
अगर यही 100 रुपये आपने इंडिया में लगाए तो 1 साल बाद वो 106 रुपये बन जाएँगे। कहने का सिंपल सा मतलब यही है। तो इंडिया में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है एंड दैट इज़ व्हाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ये ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट को या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है? व्हीकल पेनिट्रेशन की बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो वो भी सिर्फ 3.3% है ऑफ द पर्सनल कार्स वर्सेस द जीडीपी पर कैपिटा ऑफ 2.4 टू 40 के। मतलब अभी जो पेनिट्रेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जितने लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो नंबर भी काफ़ी कम है। मतलब दोनों चीज़ें हैं। एक तो ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है और अभी लोगों के पास गाड़ी भी कम है। तो नए प्लेयर्स अगर यहाँ पे आएँगे, तो जो अनटैप्ड मार्केट है, अनटैप्ड मार्केट जो है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना चाहता है, उनकी डिमांड्स को भी फुलफ़िल करा जा सकता है। सिंपल सी बात ये है। स्पेशली उन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिनकी जीडीपी पर कैपिटा इस रेंज में लाई करती है। इसमें से इंडिया जो है वो अराउंड 2.5 थाउज़ेंड डॉलर के अराउंड हमारी पर कैपिटा जीडीपी है। तो हम ही इस रेंज में आ जाता है, बहुत ही लोअर रेंज पे, बट इस रेंज में हम हैं। ठीक है? कंज़्यूमर प्रेफ़रेंस की बात करें इंडिया के अंदर तो 36% जो कंज़्यूमर्स हैं, वो नई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं। 30% वो हैं जो कि टू व्हीलर्स या फिर इलेक्ट्रिक रिक्शाज़ भी खरीदना चाहते हैं। तो इंडिया के इलेक्ट्रिक मार्केट में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो ये है, 36%। ठीक है? मतलब 2-3 डेटा आपके लिए ज़रूरी है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में सिर्फ 3.3% लोगों के पास अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो मतलब ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। दूसरी चीज़, अराउंड 36% जो इंडिया में कंज्यूमर्स हैं, वो अपनी अगली परचेज़ इलेक्ट्रिक कार वाली करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट 1/3 ये आप ध्यान रखते हो कि 1/3 जो इंडियंस हैं वो अपनी अगली कार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब नहीं है वो खरीदेंगे। और वो क्यों नहीं खरीदेंगे, वो रीजंस भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है? खरीदना चाहते हैं और खरीदेंगे में दोनों में डिफरेंस है। आप लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहते हो, यस, लेकिन आप खरीदोगे क्या? यस, फ्यूचर में आप खरीदोगे। राइट? बट द थिंग इज कि अभी यू माइट नॉट बी एबल टू। एनीवे, मेजर कंसर्न्स क्या है? सबसे पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा कंसर्न है। इवन दो 49% ने बोला कि ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, फिर भी उन्होंने अग्री करा है कि ये कंसर्न है। आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट करा, 150 किलोमीटर चलने के बाद आपकी गाड़ी बोलती है कि उसकी बैटरी डाउन होने वाली है और आस-पास 100 किलोमीटर तक कोई चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है, तो कैसे मैनेज होगा? ठीक है? तो इस डर के कारण, क्योंकि पेट्रोल पंप तो बहुत ही क्लोज अवेलेबल है हर जगह, बहुत ही रिमोट एरियाज़ में भी, बट रिमोट एरियाज़ में चार्जिंग स्टेशन नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़, हाई एक्विजिशन कॉस्ट। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है ये जो नंबर है ना 55%, ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 49% भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट आपको पता होना चाहिए कि कंसर्न क्या है, ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स क्या है ये पता होना चाहिए, ये नंबर आपके काम के नहीं है। सो द थिंग इज़ कि जो ओवरऑल दूसरा जो कंसर्न है वो है एक्विजिशन कॉस्ट। लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी में उनको जो मिल रहा है, उसकी कॉस्ट उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, 69% ऑलमोस्ट 2/3 लोगों को लगता है कि बैटरी लाइफ एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर ख़त्म हो गई तो क्या होगा? ठीक है? तो ये जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस हैं, वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। सो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, वो अभी थोड़ा वीक है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइन। एंड अगेन ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आर्ग्यूमेंट आपको पता होना चाहिए। तो जो ऑथर है वो बताते हैं कि लोकल इनोवेशंस होने चाहिए। जैसे जो ई रिक्शा है वो एक तरह से देखा जाए तो एक लोकल इनोवेशन ही है, क्योंकि इंडिया में ऑटो रिक्शास वगैरह चलते हैं। पहले मैनुअल रिक्शा चलते थे, वो अभी भी चलते हैं। ई रिक्शा क्या है? लोकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक थ्री व्हीलर एक व्हीकल बन चुका है। ठीक है? तो मतलब लोकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही हमें फ्यूचर में लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। एंड ऑथर ये बता रहे हैं कि ईवी पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर 2035 तक 27% तक पहुंच सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज में इन जनरल अभी 3 से 3.5% के अराउंड है ना? ये इंडिया के अंदर 2035 तक 27% लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो सकती है। तो मतलब ग्रोथ बहुत तेज़ है, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अभी लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कम है, तो मतलब लोग ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी थोड़ा-सा पीछे है। उसको फुलफिल कर देंगे तो ये जो ग्रोथ है ये अचीव हो जाएगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूज़, सेटल विद बोरोवर्स ओनली आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल ऑप्शंस, आरबीआई टेल्स एआरसीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ कल भी मैंने डिस्कस करी थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जब मैंने डिस्कस करा था, तो उसी टाइप की ये न्यूज़ है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है? ऑब्वियसली यहाँ पे
आपको ये टर्म्स सुन के अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे होता क्या है कि एक पर्सन है जिसने बैंक से कुछ लोन लिया, ठीक है? अब बैंक ना ऐसे रैंडमली लोन नहीं देता। बैंक क्या करता है, इससे बोलेगा कि आप कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखो मेरे पास, या कोई चीज़ कोलैटरल रखो। तो ये जो इंसान है, मान लेते हैं इसके पास एक ज़मीन है, तो इसने बैंक के पास वो ज़मीन गिरवी रख दी। इस इंसान के पास मान लेते हैं इसकी एक छोटी-सी दुकान है। इस दुकान को भी इसने बैंक के पास गिरवी रख दिया, मान लेते हैं। अभी जो इंसान है ये लोन नहीं चुका पाया, फाइन। तो बैंक जो है इसका पैसा तो अटक गया, क्योंकि बैंक ने जो पैसा या जो लोन इस इंसान को दिया था वो बैंक के पास लौट के नहीं आया। तो बैंक का जो पैसा है वो अटक गया। लेकिन अच्छी बात क्या है कि बैंक के पास इस इंसान की छोटी-सी दुकान और एक ये ज़मीन भी है। बट आप खुद सोचो कि बैंक इस दुकान को चलाएगा क्या खुद? क्या बैंक इस ज़मीन को खुद बेचने जाएगा? आपको लगता है बैंक के पास इतना टाइम है ये चीज़ करने के लिए? और क्या बैंक के पास इतनी एक्सपर्टीज़ भी है कि वो मार्केट में ज़मीन के सही दाम ढूँढ ले? है ना? बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़ करना बैंक के लिए। तो बैंक क्या करता है, ढूँढता है कि क्या कोई एक दूसरा ऐसा इंसान है, जो इन चीज़ों के पैसे मुझे आज दे दे। मतलब बैंक को नहीं पता कि जो छोटी-सी दुकान है, इससे वो कितने रुपए कमा लेगा। बैंक को ये भी आइडिया नहीं है कि मार्केट में ज़मीन के क्या भाव चल रहे हैं, कौन-कौन ब्रोकर्स हैं, कितने लोग ज़मीन खरीदना चाहेंगे, या अभी बेचनी चाहिए ज़मीन या 2 साल बाद। बैंक को इतनी नॉलेज नहीं है, बैंक को बैंकिंग की नॉलेज है, बट ये सारी चीज़ें करने की बैंक को नॉलेज नहीं है। तो बैंक क्या है, जो कोलैटरल भी उसको मिल गया, जो चीज़ गिरवी रखी थी उसके पास, वो चीज़ें मिल भी गई, तब भी बैंक कुछ कर नहीं पा रहा उनका, और अपना पैसा रिकवर नहीं कर पा रहा, है ना? तो ये बैंक क्या करता है, एक ऐसी दूसरी लोगों को ढूँढता है, जो इन एसेट्स से कुछ ना कुछ पैसा रिकवर कर पाए। उन्हीं को बोलते हैं एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़, कि ये जो एसेट्स है ना, इनमें से जो पैसा है वो रिकवर कर पाए। तो एआरसी क्या करती है, बैंक को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें ना 100 करोड़ रुपए दे दूँगी। हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ ये नंबर। उन्होंने बोला कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे देता हूँ, और ये जो दुकान है और ये जो ज़मीन है ना, आप ये मेरे नाम कर दो, और मैं देख लूँगा अपने आप कि इनमें से पैसा कैसे रिकवर करना है। तब उस बैंक को लगता है कि अगर वो इस ज़मीन को और इस दुकान को कुछ टाइम तक रखेगा, तो हो सकता है उसको 120 करोड़ रुपए मिल जाए। लेकिन क्योंकि बैंक के पास टाइम भी नहीं है, एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, तो बैंक 20 करोड़ का लॉस लेके बोलेगा चलो ठीक है, 100 करोड़ तो मुझे मिल ही रहे हैं, ठीक है? और एआरसी क्या करेगा, इस दुकान को और इस ज़मीन को ले लेगा। वो बैंक को 100 करोड़ रुपए तो दे रख चुका है, और ये जो एआरसी है, कोशिश कर आके क्या करेगी, वो इस दुकान का ऑपरेशन किसी को सेल कर देगी, ज़मीन का अच्छा बायर ढूँढेगी, जिसमें टाइम लग सकता है काफ़ी। उसके बाद वो अपना जो 100 करोड़ है, वो रिकवर तो कर लेगी, उसके ऊपर जो उसका प्रॉफ़िट है, वो भी निकाल लेगी। तो इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया, जो भी चीज़ गिरवी रखी हुई थी, उसकी अच्छी वैल्यू या ट्रू वैल्यू उसने निकाल ली। आरबीआई अब क्या बोल रहे हैं? आरबीआई ये बोल रहे हैं कि जो एआरसीज़ है ना, वो बोरोवर के साथ कुछ रैंडम सेटलमेंट ना करे। क्या होने लगा? जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि जो बैंक है, उसने तो जो एसेट्स या जो चीज़ उसको गिरवी रखी थी, वो एआरसी को बेच दी, ठीक है? अब एआरसी क्या कर रही थी? एआरसी ने पता है क्या करना चालू कर दिया? कि ये जो पहला वाला इंसान था जिसने लोन को बोरो किया था, उसके साथ कोई ना कोई सेटलमेंट करने लग गई, ठीक है? क्योंकि बैंक से तो एआरसी ने खरीद लिया ना वो दुकान और वो ज़मीन। तो अब बैंक को पैसे भी मिल गए, तो वो तो चैप्टर क्लोज़ हो गया। अब नया चैप्टर चालू हो रहा है जहाँ पे एआरसी देखेगा कि इन दोनों से वो कैसे पैसे रिकवर करे। तो जिस इंसान ने पहले बोरो किया था लोन, एआरसी उसके उसके साथ बात करता है, ठीक है? उसके साथ सेटलमेंट करने की कोशिश करता है कि चलो तुम मुझे, क्योंकि ये जो दुकान है और ये जो पर्टिकुलर ज़मीन है, मान लेते हैं ज़मीन के भाव अभी 5 साल तक कम रहेंगे, ठीक है? 5 साल तक कम रहने वाले हैं, एआरसी को ये पता है, ठीक है? मतलब 5 साल तक एआरसी इस ज़मीन को उस भाव पे नहीं बेच पाएगा जिससे एआरसी को फ़ायदा हो। और ये जो दुकान है, इकोनॉमी थोड़ी-सी डाउन चल रही है, तो इस दुकान से भी ज़्यादा पैसे एआरसी नहीं कमा पाएगा। तो बोरर को बोलता है कि भाई तू रख ले ये चीज़, लेकिन मुझे किसी टाइप से तू पैसे लौटा दे, ठीक है? तो वो बैंक का सिस्टम तो क्लोज़ हो गया। अब बोरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एआरसी को पैसे लौटाए जाए। लेकिन बोरर ये डील क्यों करेगा? बोरर भी डील कर लेगा, क्योंकि उसके पास उसकी दुकान और ज़मीन तो रहेगी, और वो धीरे-धीरे करते एआरसी को पैसा लौटाता रहेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जो एआरसी है वो कंफर्टेबल हो गई। उसने ढंग से ढूँढा नहीं कि लैंड की प्राइस मिलेगी या नहीं। उसने ढंग से ढूँढा नहीं कि इस शॉप को कैसे चलाया जाए कि पैसे रिकवर हो जाए। वो कंफर्टेबल होके उसने बोरोर के साथ कोई ना कोई रैंडम डील कर ली।
इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि बोरोअर्स को लग रहा है कि भाई वो बैंक का लोन चुका भी नहीं रहे, उसके बाद भी उनकी ज़मीन और उनकी दुकान उनके पास है। क्योंकि एआरसी इतनी लेज़ी है कि वो उनकी ज़मीन और दुकान का अच्छा प्राइस ढूँढ नहीं पा रही। तो इससे बोरोअर को कोई पनिशमेंट मिला ही नहीं एक तरह से, उसके लोन को नहीं चुकाने से। और ये एक बैड बिहेवियर बन सकता है। बेसिकली यही एक चीज़ है जो कि आरबीआई बोल रहे हैं कि ओवरऑल एआरसी को बोरोअर के साथ कोई डील करनी है, उसके पहले उनको सारे ऑप्शंस ढूँढने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो कोई डील करें। नेक्स्ट न्यूज़, यूएस टू विथड्रॉ फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट, एक्सपैंड ड्रिलिंग। ये बहुत ही बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए एंड क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव से। वो इसलिए क्योंकि देखो इंडिया ने ऑलरेडी अपने गोल्स क्या करें, अनाउंस कर दिए। हमने अनाउंस करा था कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब जितना हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही कार्बन हम एब्जॉर्ब करने भी लगेंगे। हमारा एम ये है कि 50% जो हमारी एनर्जी है ना, वो 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम कार्बन सिंक बना लेंगे हमारी कंट्री में, बहुत ज़्यादा पेड़ उगा के। इतने सारे काम इंडिया कर रही है। यूजुअली जो क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है उसके अंदर टॉप 10 में आता है इंडिया। फाइन। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो टॉप 10 में भी नहीं आती। और आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने पिछले 100-200 सालों में बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके वो फॉसिल फ्यूल, वो कार्बन जो कि अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स से बंद था, उसको 200 साल में एयर के अंदर छोड़ दिया उस कार्बन को। तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री तो बदलेगी ना और बिगड़ेगी। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हुआ। और अब यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज जो कि हिस्टोरिकली वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पल्यूटर रही है, वो यूएस वो पेरिस अग्रीमेंट से जो बताता है कि भाई, और वो एक लीगली बाइंडेड अग्रीमेंट है बाय द वे। पेरिस अग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है जो बोलता है कि डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करनी चाहिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से डील करने के लिए। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने ही क्लाइमेट चेंज को जो आज हो रहा है उसको कॉज करा है। तो अगर यूएस जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हिस्टोरिकली लार्जेस्ट पल्यूटर रही है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ख़त्म कर देगी, तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस, ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कैसे करा जाएगा? तो ये एक बहुत बैड न्यूज़ है, सैड न्यूज़ है काफ़ी। पिछली बार भी जब ट्रंप इलेक्शन जीते थे तब भी उन्होंने यही चीज़ करी थी। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा था एक आर्टिकल में कि ट्रंप के आने के कुछ पॉजिटिव्स होंगे और कुछ नेगेटिव्स होंगे। नेगेटिव्स में एक ये था कि ट्रंप क्लाइमेट चेंज से अपने आप को पुल बैक कर लेंगे। इसके 2 रीज़न्स हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो क्लाइमेट चेंज में बिलीव नहीं करती। बट कुछ लोग मानते हैं कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि ऑयल इंडस्ट्री में हैं, इसलिए वो क्लाइमेट चेंज के पास जाना नहीं चाहते। एनीवे, वो थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो जाता है जो हमारे लिए काम का नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से फिनोमेना हो रहे हैं और उससे थोड़ा नहीं, काफ़ी डैमेज हो सकता है। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस गोल्स लेके चल रहा है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से। और यूएस जैसी कंट्रीज़ जिन्होंने हिस्टोरिकली इतना ज़्यादा एमिट करा है, पल्यूट करा है, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म करके पेरिस डील से निकल गए। लेट्स सी। तो फंडामेंटल रिसर्च, ओके, अच्छा ये तो गलत हो गया यहाँ पे। ये स्लाइड, ये वाली स्लाइड है यहाँ पे। फाइन। सो यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने क्लाइमेट डील से निकाल दिया है अपने आप को। बाय द वे 2015 में साइन हुई थी और उस टाइम की जो मीटिंग थी उसको COP21 बोला गया था। ठीक है, मतलब वो 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग थी। किसकी? यूएनएफ ट्रिपल सी की। यूएनएफ ट्रिपल सी ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हर साल मीटिंग होती है। तो उसकी जो 21वीं मीटिंग थी 2015 में, उसके अंदर पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड साइन करा गया था। अब इसमें क्या बोला गया था? इसमें ये बोला गया था कि 21st सेंचुरी जब खत्म होगी ना, तब तक जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो ओवरऑल टेम्परेचर में राइज है ना, जो इंक्रीज हो रहा है, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हो। और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम रोक नहीं पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री सेल्सियस तक ही पूरे ग्लोबल टेम्परेचर में राइज हो 21st सेंचुरी के एंड तक। लेकिन हमने ये देखा है कि 2023 एंड 2024 ये दोनों ऐसे ईयर हैं जहाँ पे इन दोनों ईयर्स में 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो इंक्रीज है, ये जो राइज है, ये ऑलरेडी हो चुका है। मतलब हम सोच रहे थे कि आज से 21st सेंचुरी कब होएगी, मतलब जो 2099 खत्म हो जाएगा उसके बाद 21st सेंचुरी खत्म हो जाएगी ना, फिर 22nd सेंचुरी आएगी। तो 2099 तक जो राइज है टेम्परेचर में
वो हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोकना था, लेकिन 24 में ही हमें ये होते हुए दिख रहा है। तो हम हमारे क्लाइमेट चेंज को रोकने वाले टारगेट्स में बहुत पीछे हैं और उसी टाइम इतनी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं लेना चाहती। तो ये एक थोड़ा थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा सेट है क्लाइमेट जस्टिस में एक तरह से, और इंडिया को इससे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में एंड हैव अ वेरी गुड डे।